नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, मुख्य धारा का मीडिया हो, हर जगह हर ऑफिस में लोगों की निगाहें टीवी पर गड़ी हुई हैं क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। ऐसे समय में मैं बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पर बोलने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगा इस विषय पर तो सारे विशेषज्ञ अपनी बातें रख रहे होंगे, लेकिन एक मुद्दा जो आने वाले समय में भारत की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं इसका प्रभाव हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस भी इस चीज़ से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं और ये बात जिस पर मैं आज बोलने जा रहा हूं, आपको संबोधित कर रहा हूं, इससे जुड़ा मुझे इसके बारे में सोचते हुए मुझे एक पुराना गीत याद आ गया। 1976 में एक फिल्म आई थी कभी कभी। इसमें साहिर लुधियानवी साहब का एक गीत बड़ा चर्चित हुआ था। कभी कभी के सारे ही गीत बहुत चर्चित हुए थे। जिस गीत की मैं बात कर रहा हूँ और जिसके तार जुड़ते हैं उस बात से जो मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूँ, उस गीत की दो पंक्तियाँ हैं। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती। ख्वाबों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। ये गीत मुझे इसलिए याद आया क्योंकि इस गीत के तार जुड़े हैं विपक्ष के उस आरोप से जो वर्तमान सत्ता पर, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगाता है, हम दो हमारे दो का आरोप। और हम दो में शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, और हमारे दो में शामिल हैं मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी, देश के दो बड़े उद्योगपति। इनमें से एक के साथ रिश्ते बदलते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के रिश्ते बदल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रिश्ते बदल रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। और इसके पीछे कारण है अंबानी समूह, देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के साथ कुछ तनाव की जो नज़र आता है अनिल अंबानी पर लगातार हो रही कार्रवाई के चलते। और जो समझ में आता है, एक अदालत द्वारा अभी हाल ही में जारी एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बाबत, यदि ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होता है तो मुकेश अंबानी की कंपनी सीधे सीधे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ जाती है। इसलिए ऐसा मुझे महसूस हुआ कि रिश्तों का रूप भी बदल रहा है और बुनियाद भी कमज़ोर हो रही है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें 1997-98 में जाना होगा, जहाँ से एक कहानी की शुरुआत हुई जो अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आपराधिक षड्यंत्र की ओर, आपराधिक जांच की ओर बढ़ रही है। और ये कहानी बताती है कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक परिवार के इर्द गिर्द दशकों तक घूमती रही। और वो परिवार है धीरूभाई अंबानी जी का परिवार, जिसको कांग्रेस के शासनकाल में जमकर फ़ायदा पहुंचाया गया था। नीतियां बदली गई थी, पॉलिसीज़ बदली गई थी, ऐसे आरोप लगते रहे हैं। बहरहाल आज की कहानी की शुरुआत होती है उस दौर में जब भारत में तेल और गैस की खोज को आधुनिक बनाने और इसमें प्राइवेट सेक्टर को अवसर देने की नीति केंद्र सरकार ने बनाई। कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक नीति बनाई, NELP कहलाई जाती है नीति, यानी न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना गैस के क्षेत्र में। इस नीति के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को समुद्री क्षेत्र में, जिसे KG कावेरी गोदावरी D6 ब्लॉक कहा जाता है, KD6 ब्लॉक में दो स्थानों पर दो ब्लॉक आवंटित किए गए। समुद्र के अंदर दो इलाके आवंटित किए गए सरल भाषा में, और कहा गया यहाँ आप देखिए क्या गैस मौजूद है। इसी के बिल्कुल नज़दीक ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, जो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसके गैस ब्लॉक्स थे। यहीं पर दो ब्लॉक रिलायंस समूह को दिए गए।
समुद्र के नीचे गैस के भंडार जुड़े रहते हैं, ये सामान्य बात है। समुद्र के नीचे तो आप अलग अलग ब्लॉक कर नहीं सकते हैं, वो तो गैस है, कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। और ऐसा कई बार होता है कि अलग अलग कंपनियों को मिले ब्लॉक्स जो हैं, जो क्षेत्र हैं, उनमें जब वो एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, गैस निकालने का काम करते हैं, तो संतुलन बिगड़ता है और एक क्षेत्र की गैस दूसरे इलाके में जा सकती है। ये बिल्कुल नेचुरल घटना है। लेकिन जब कॉरपोरेट्स के हित इसमें आ जाते हैं तो मामला केवल टेक्निकल नहीं रह जाता है, वो कई बार आर्थिक, राजनीतिक और जैसा रिलायंस के केस में हो रहा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की दिशा में चले जाता है। ओएनजीसी एक्सप्लोर कर रहा था कावेरी नदी में और गोदावरी नदी में, गैस निकाल रहा था बड़े पैमाने पर। और जब ओएनजीसी इन्वॉल्व है, इसका मतलब वहाँ बेईमानी, भ्रष्टाचार की आशंका नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनी है। 2008 और 9 में याद रहे, तब कांग्रेस का शासन था, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस क्षेत्र में अपना उत्पादन शुरू किया, जो उसे 2 ब्लॉक दिए गए थे। और रिलायंस ने दावा किया कि यहाँ से करोड़ों क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस निकल रही है। और उसके इस दावे का असर रहा, रिलायंस के शेयर्स में भारी उछाल आया और जिससे उसने भारी मुनाफा कमाया। रिलायंस के शेयर कंपनी के इस दावे के बाद ज़बरदस्त उछले थे। कंपनी का मार्केट वैल्यू, जिसे हम फिनेंशियल टर्म्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो बढ़ा। और ये भी दावा किया जाने लगा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। रिलायंस की ज़बरदस्त तारीफ भी हुई। लेकिन बाद में ये पता चला कि रिलायंस वहाँ से गैस निकाल ही नहीं पा रहा था, या कम गैस निकल रही थी। और यहीं से शुरू हुआ आपराधिक एंगल। ओएनजीसी के जो वैज्ञानिक, जिनको हम भूवैज्ञानिक कहते हैं, और उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अचानक ये महसूस हुआ कि जहाँ से वो बड़ी मात्रा में गैस निकाल रहे थे उनके आवंटित क्षेत्रों में, वहाँ दबाव कम होने लगा है गैस का, और दूसरी तरफ रिलायंस का उत्पादन बढ़ रहा है। और यही वो पॉइंट था, वो मुद्दा था, जहाँ से ओएनजीसी को संदेह हुआ कि कहीं उनके हिस्से की गैस किसी तरीके से ओएनजीसी के जो हिस्से की गैस है उसे रिलायंस अपनी ओर तो नहीं ला रहा है। 2013 आते आते यह मुद्दा बेहद गर्मा गया था और ओएनजीसी ने अपने स्तर से टेक्निकल इवैल्यूएशन कराया, समीक्षा कराई, जिससे पता चला कि गैस शिफ्ट हो रही है, जिसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है गैस माइग्रेशन। और इसके बाद तेजी से चीज़ें बदलने लगीं। याद रखिए कि ये वही दौर था जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी द्वारा घोषित कर दिए गए थे और बड़ी चर्चा चल रही थी कि मुकेश अंबानी का समूह उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी फंडिंग कर रहा है। और ऐसे समय में 15 मई 2014 को लोकसभा के चुनाव परिणाम आने से ठीक एक दिन पहले 16 मई 2014 को लोकसभा परिणाम आए थे, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी की ताजपोशी हुई थी एज प्राइम मिनिस्टर। 15 मई को ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ने, ओएनजीसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी। यह पिटीशन भारत की पावर पॉलिसी, ऊर्जा नीति और कॉरपोरेट राजनीति में एक बड़ा धमाका करने का कारण बनी। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने, सरकारी कंपनी ने एक कॉरपोरेट हाउस को, प्राइवेट कॉरपोरेट हाउस पर यह गंभीर आरोप लगाया कि उसके ब्लॉकों की गैस चोरी करके अपना फ़ायदा रिलायंस पहुंचा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय और कई सरकारी एजेंसीज़ ने इसकी जांच की और ये बात सामने उस दौर में आई थी कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोचा जरूर है। इस पिटीशन में ओएनजीसी ने क्लेम किया था कि उसको लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए की गैस ओएनजीसी के ब्लॉक से रिलायंस ने अपनी तरफ ले ली। लेकिन अगले ही दिन सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई और उसके बाद बहुत कुछ बदला। ओएनजीसी को शायद उम्मीद थी कि नई सरकार, पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ
एक्शन लेने का दावा करने वाली सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन लेगी और गैस माइग्रेशन के मुद्दे पर ट्रांसपेरेंसी रखेगी, जांच के आदेश देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ हफ्ते बीते, सरकार ने अपनी पकड़ जैसे ही तंत्र पर बनाई, ओएनजीसी और रिलायंस को बातचीत के लिए बुलाया गया। 23 मई 2014 को एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय हुआ कि इस मैटर को अदालत से बाहर रखा जाएगा और एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी जो मामले का अध्ययन करेगी। मतलब ये कि न्यायपालिका जिस मामले की जांच करती और हो सकता है निष्पक्ष जांच होती, वो अब वापस एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की ओर शिफ्ट कर दिया गया। और यही वो क्षण था जब से लगने लगा, टिप्पणियां भी आने लगी कि नई सरकार का व्यवहार रिलायंस के लिए बेहद सुविधाजनक है। इस संयुक्त समिति ने, जो केंद्र सरकार ने बनाई, इस संयुक्त समिति ने एक इंटरनेशनल एजेंसी को हायर किया। इस एजेंसी का नाम है डी गॉयर एंड मैकनॉटन। डी गॉयर एंड मैकनॉटन एक इंटरनेशनल एजेंसी है बड़ी। उससे कहा गया कि आप अध्ययन करिए और देखिए कि वास्तव में ओएनजीसी की गैस को रिलायंस ने अपने यहाँ निकाल तो नहीं लिया। D&M नामक इस कंपनी ने बहुत लंबा टेक्निकल इवोल्यूशन किया और उसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें ये बात सामने आ गई, प्रमाणित हो गई कि ओएनजीसी के ब्लॉक्स की गैस वास्तव में रिलायंस ने निकाली। इस रिपोर्ट को आधार बनाया गया, कोई और ऑप्शन नहीं था, तो सरकार ने इस रिपोर्ट पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक न्यायमूर्ति, रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति AP शाह की एक जांच समिति बना दी। इसने भी अगस्त 2016 में अपनी अंतिम रिपोर्ट में, जो फाइनल रिपोर्ट दी, उसमें साफ कहा कि रिलायंस ने अनुचित लाभ लिया है और उसे सरकार को 1,55,000 माफ़ कीजिएगा 155 अरब डॉलर, जो लगभग 11,000 करोड़ रुपए होते हैं, उसका भुगतान करना चाहिए सरकार को, मतलब ओएनजीसी को। ओएनजीसी ने 30,000 करोड़ का लॉस बताया था, लेकिन जस्टिस शाह की रिपोर्ट में इसको 11,000 करोड़ का नुकसान माना गया। ये बेहद गंभीर निष्कर्ष था, टेक्निकल नहीं। टेक्निकल कारणों से गैस नहीं रिलायंस की ओर चली गई, रिलायंस के ब्लॉक की ओर, बल्कि ऐसा स्पष्ट कहा गया कि गैस को माइग्रेट कराया गया और इससे रिलायंस को आर्थिक लाभ हुआ। अब इस कहानी का तीसरा चरण शुरू हुआ, जो ये दिखाता है कि कैसे नीति, शक्ति और कॉरपोरेट हमारे तंत्र पर हावी हैं। अमूमन होता ये कि जब किसी बड़ी सरकारी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान, 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ हो और सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ही उसके विरुद्ध निर्णय दे, तो रिलायंस के ऊपर वसूली की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी, होती ईमानदार प्रक्रिया होती। लेकिन रिलायंस के लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट था उस दौर में। रिलायंस ने कहा कि उसको समिति के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं है और सरकार से परमिशन मांगी कि उसको इंटरनेशनल लेवल, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रेगुलेटर, उसके पास इस मुद्दे को ले जाने की परमिशन दी जाए। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पंचाट कहा जाता है। आश्चर्यजनक रूप से केंद्र सरकार ने रिलायंस को इस मामले को किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर के पास ले जाने की परमिशन दे दी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, सरकार से परमिशन मिलनी बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि सरकार द्वारा अपॉइंटेड शाह कमेटी ने रिकमेंड कर दिया था कि 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान ओएनजीसी को हुआ है, जो रिलायंस से वसूला जाए। 2018 में इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर ने रिलायंस के पक्ष में फैसला सुना दिया और ये कहा कि माइग्रेटेड गैस निकालने पर कोई प्रतिबंध पॉलिसी में नहीं था। तो रिलायंस को फ़ायदा पहुंच गया। यह फैसला रिलायंस की सबसे बड़ी कानूनी जीतों में एक माना जाता है। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। इसके बाद 5 वर्षों तक सब कुछ शांत रहा। फिर आया 2025 यानी वर्तमान वर्ष, और अचानक ही घटनाक्रम बदलने लगा।
फरवरी 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के फैसले को भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ बताते हुए कैंसिल कर दिया। अदालत ने कहा कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भारत की जिम्मेदारी है और वो सर्वोपरि है। कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी या आर्बिट्रेटर इसके खिलाफ नहीं जा सकता है। इस फैसले ने पूरा मामला ही पलट दिया और सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्री को और उसके जो विदेशी साझेदार हैं उनको नोटिस भेज दिया। इसी बीच एक और घटना हुई। नवंबर में इसी महीने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। अब आप इस बात को समझिए, 11,000 करोड़ रुपया रिलायंस दे भी सकता है सरकार को या ओएनजीसी को, लेकिन अब इसमें क्रिमिनल एंगल आ गया है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है और इस पीआईएल पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल सरकार सीबीआई से पूछ लिया है, नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और सीबीआई को, और पूछा है कि क्या सीबीआई इस मामले की जांच अपने हाथ में लेने को तैयार है। यानी कि अदालत को प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गोलमाल है, कोई ना कोई घोटाला हुआ है, आपराधिक षड्यंत्र हुआ है, इसलिए उसने सीबीआई से पूछा है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। इस बीच एक और घटना हुई है जिसने केंद्र सरकार और रिलायंस समूह के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रिलायंस न्यू एनर्जी, रिलायंस की एक कंपनी है जो बैटरी निर्माण का काम करती है और एक सरकार की स्कीम है जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो सरकार आपको बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। इसे PLI स्कीम कहा जाता है। रिलायंस की न्यू एनर्जी कंपनी, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, ये समय सीमा के तहत अपना काम पूरा नहीं कर पाई जो प्रोजेक्ट इसने लिया था, और सरकार ने इसको PLI स्कीम के तहत दी गई सुविधाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है। उस पर एक दंड लगाया है और 1 अरब 25 करोड़ रुपए का दंड लगाने की बात सामने आ रही है, यानी कि 125 करोड़ रुपए। भारत के इतिहास में शायद ही कभी किस औद्योगिक समूह पर PLI स्कीम के तहत समय सीमा के उल्लंघन होने पर इतनी कड़ी कार्रवाई कभी की गई हो। इससे ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अब रिलायंस समूह के प्रति कुछ नाराजगी रख रही है। अनिल अंबानी की बात कीजिए। अनिल अंबानी समूह पर पिछले कुछ समय से लगातार जांच, नोटिस, सीबीआई, ईडी सबकी कार्रवाई तेज हो रही है। दिवालियापन प्रक्रिया से लेकर इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अनिल अंबानी के विवाद हैं वो एकदम उभर कर आ गए हैं और अनिल अंबानी समूह पूरी तरह दबाव में है। इससे भी यह अंदाज़ लगाया जा रहा है कि अंबानी परिवार के साथ वर्तमान सरकार के समीकरणों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरी तरफ गौतम अडानी है। गौतम अडानी समूह का ज़बरदस्त विस्तार हो रहा है। उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स में सरकार पूरी तरह ये मैसेज दे रही है कि वो अडानी साहब के साथ खड़ी है। तो क्या माना जाए कि क्या अब शक्ति संतुलन बदल रहा है और केंद्र सरकार की प्राथमिकता अब अडानी समूह है? आप देखिए, गौर कीजिएगा, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, नई ऊर्जा हो, लॉजिस्टिक्स हो, हर क्षेत्र में अडानी और अंबानी के बीच में कंपटीशन चल रहा है और अडानी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अडानी पर कितने आरोप लगे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, अमेरिका में मुकदमे दर्ज हैं। इन सब के बीच उनकी जिस तेजी से रफ्तार आगे बढ़ने की है वह स्पष्ट इशारा कर रही है कि हमारे दो में अडानी साहब मुकेश अंबानी समूह को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। इन सब घटनाओं से क्या स्पष्ट होता है? क्रॉनी कैपिटलिज्म तो होता ही होता है। यह भी स्पष्ट होता है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह भी स्पष्ट होता है कि जो पकड़ अंबानी समूह की, विशेषकर वर्तमान में मुकेश अंबानी की
केंद्र सरकार पर थी या जो रिश्ते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ थे, उनमें कहीं ना कहीं कोई खटास जरूर आई है। और जो बात मैंने कही थी कि इसके इंटरनेशनल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो ये है कि रूस के साथ जो तेल ना खरीदे, अमेरिका इसका लगातार प्रयास कर रहा है और रिलायंस समूह रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने और रूस के साथ तेल खरीद को पूरी तरह रोकने की दिशा में उठाए गए कदम रिलायंस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन के सामने आ रहे हैं। इसका ये अर्थ है, इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इवन अमेरिकी सरकार के साथ भी रिलायंस समूह के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आई है। अडानी समूह तो पहले से ही अमेरिका के निशाने पर है और ये सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है या कोई अमेरिका की ईमानदार नीतियां नहीं है कि वो कहे घूस देने को अमेरिका अपराध मानता है इसलिए वो अडानी के खिलाफ है। इन सब का रिश्ता जुड़ता है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से, जिसमें इकोनॉमी, आर्थिकी मुख्य मुद्दा बन गई है सरकारों के लिए भी। अमेरिका अपने हितों का संरक्षण करने के लिए जाना जाता है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत के औद्योगिक समूह इतने बड़े हो जाएं जितने बड़े अंबानी हो चुके हैं या अडानी हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, वो इस प्रकार के एक्शंस ले रहा है जिससे भारतीय उद्योगपतियों को मुश्किल हो। और दूसरी तरफ भारत के भीतर भी समीकरण बदल रहे हैं। आप कह सकते हैं राजनीतिक संरचना भी चेंज हो रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान सरकार रही हो, हमेशा वर्चस्व मुकेश अंबानी का होता था या रिलायंस समूह का होता था। अब ये बदल रहा है। इसलिए बिहार चुनाव के नतीजे जो भी हों, आने वाला समय मीडिया का फोकस या आम आदमी का फोकस या सरकारों का फोकस इस मुद्दे पर रहेगा और यही तय करेगा कि भारत में क्रोनिक कैपिटलिज्म की जड़ें कितनी मजबूत हैं। यदि सही में मुकेश अंबानी समूह पर कोई कार्रवाई होती है या KD 6 बेसिन का मामला CBI के पास जाता है, तो समझ लीजिए कि रिश्तों का रूप बदल गया है और बुनियादें कमज़ोर हो गई हैं।